Assalamualaikum students. This lecture is recorded by Sarhad Education System for class 8. So this is your geography. Open your books. Students, लास्ट लेक्चर में हमने डिफरेंट स्टैटिस्टिकल डायग्राम्स के बारे में डिस्कस किया था. आज हम जो डिस्कस करेंगे उनमें से जो थर्ड टाइप है वो है पाई ग्राफ. तो पाई ग्राफ क्या है? ये एक्चुअली एक सर्कल फॉर्म में होती है जिस पे हम डिफरेंट तो पाई ग्राफ में एक सर्कल बनाया जाता है और उस सर्कल को डिफरेंट सेक्शंस में डिवाइड करके हर सेक्शन को एक स्पेसिफिक क्वांटिटी से रिप्रेजेंट किया जाता है. तो इस पूरे मेथड को क्या कहा जाता है? पाई ग्राफ. सो पाई ग्राफ आर यूज्ड व्हेन टोटल डेटा इज़ डिवाइडेड इनटू परसेंटेज सेगमेंट्स. दीज ग्राफ्स आर इजी टू अंडरस्टैंड. तो ये इसीलिए यूज़ किए जाते हैं ताकि हमारे पास जितना भी डेटा है उसको हम डिवाइड करके परसेंटेज में कन्वर्ट कर दें ताकि हमें ग्राफ को समझने में आसानी हो. आपको ये पाई ग्राफ की जो मेथड है वो आपको एग्जांपल से समझ आएगा. यहाँ पर इन्होंने बताया हाउ टू ड्रा अ पाई ग्राफ. The values of for pie graph are usually given in the form of percentages, and when drawing a pie graph, it always starts at the place of 12 o'clock and goes clockwise along the circle, plotting from largest values to the smallest values. तो पाई ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए हमें जो डेटा गिवन होता है वो यूजुअली परसेंटेज फॉर्म में होता है और हमने उसको परसेंटेज पाई ग्राफ को परसेंटेज में ही रिप्रेजेंट करना होता है. ये सारा जो वैल्यूज़ हैं वो हम क्लॉकवाइज उस पर नोट डाउन करते हैं. तो जैसे यहाँ पर अब इन्होंने एग्जांपल दिए कि एनुअल प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट क्रॉप्स का जो डेटा है वो यहाँ पर इन्होंने दिया हुआ है. वीट क्रॉप की एक्चुअल प्रोडक्शन टन्स में 8 है तो परसेंटेज उन्होंने जब फाइंड आउट किए तो उसकी 53% निकली है. इसी तरह मेज़ की 5 है, परसेंटेज 34%. शुगर केन 13%. तो इस तरह से टोटल हमारे पास एक्चुअल प्रोडक्शन 15 है और परसेंटेज 100 आ गई है. तो स्टूडेंट्स, परसेंटेज को भी एक प्रॉपर मेथड से फाइंड आउट किया जाता है. जैसे यहाँ पर इन्होंने डिफरेंट इसको पाई ग्राफ को ड्रॉ करने के पॉइंट्स दिए हैं. सबसे पहले आपने वैल्यूज़ को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है. जैसे यहाँ पर 8 है तो उसको 53% में कन्वर्ट किया हुआ है. परसेंटेज अगर गिवन नहीं है तो आपने एक्चुअल परसेंटेज को फाइंड आउट करने के लिए ये मेथड यूज़ करना है. फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास जो ऑब्टेन है वीट की प्रोडक्शन वो 8 है, ठीक है. तो 8 डिवाइडेड बाय 15, टोटल परसेंटेज आपके पास 15 आ रही है, मल्टीप्लाई बाय 100. इस तरह से आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास परसेंटेज 53 होगी. मेज़ की 5 है तो 5 डिवाइडेड बाय 15 मल्टीप्लाई बाय 100, आपके पास परसेंटेज होगी 34. इसके बाद परसेंटेज 1 बाय 1 फाइंड आउट करने के बाद आपने एक सूटेबल सर्कल ड्रॉ करना है कंपास के थ्रू और हर एक को आपने क्लॉकवाइज रिप्रेजेंट करना है. फॉर एग्जांपल अगर आपने वैल्यूज़ लिखनी है सर्कल के ऊपर तो आप क्लॉकवाइज जाएंगी और हर एक सेगमेंट को डिवाइड करने के बाद उसके ऊपर आपने क्लॉकवाइज डिफरेंट वैल्यूज़ लिखनी है. कैलकुलेट द एंगल ऑफ ईच पोर्शन ऑफ द सर्कल इन परसेंटेज यूजिंग द फार्मूला परसेंटेज मल्टीप्लाई बाय 360 डिग्री बाय 100 इक्वल्स टू एंगल. उसके बाद आपने एंगल फाइंड आउट करना है कि इसका कितना एंगल बनाना है. फॉर एग्जांपल आपने सर्कल ड्रॉ कर लिया है और परसेंटेज भी फाइंड आउट कर लिए तो परसेंट वाइज आपने बनाना है एंगल कि किस परसेंटेज में कितना एंगल बन सकता है. तो उसके लिए आपने परसेंटेज लिखनी है. आपको पता होगा कि टोटल एरिया जो होता है वो सर्कल का 360 डिग्री होता है, ठीक है. तो परसेंटेज लेट सपोज वीट की 53% है तो 53 मल्टीप्लाई बाय 360 करेंगे, उसके बाद डिवाइडेड बाय 100. तो आपके पास जो आएगा वो एंगल होगा और उस एंगल को आपने ड्रॉ करना है विद द हेल्प ऑफ कंपास. यूजिंग प्रोटेक्टर पुट अ डॉट ऑन द सर्कल अगेंस्ट ईच एंगल टेकिंग द 12 o'clock. इसी तरह आपने या प्रोटेक्टर भी यूज़ कर सकते हैं, कंपास भी यूज़ कर सकते हैं. उनकी मदद से आपने क्लॉकवाइज जो है सर्कल के जो सेगमेंट्स हैं वो ड्रॉ करने हैं. रिप्रेजेंट ईच सेगमेंट विद डिफरेंट कलर्स. हर एक सेगमेंट को डिफरेंट कलर से आपने शो करना है. जैसे यहाँ पर बताया हुआ है कि 53% वीट की सबसे ज़्यादा है तो उसका एंगल भी बड़ा है और उसको
डिफरेंट कलर से शो किया हुआ है। इसी तरह शुगर केन का डिफरेंट कलर है एंड मेज़ को डिफरेंट कलर से रिप्रेजेंट किया है। और उसके बाद कलर रिप्रेजेंटेशन के बाद हमने उनको नेम से शो करना है, जैसे वीट, शुगर केन, मेज़। एंड फाइनली जिस चीज़ की परसेंटेज है या जिस चीज़ की आपने परसेंटेज फाइंड आउट की है वो आपने इसका टाइटल ऊपर लिख देना है। जैसे अगर एनुअल प्रोडक्शन है ये क्रॉप्स की तो आपने लिखना है परसेंटेज ऑफ एनुअल प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट क्रॉप्स। इस तरह से आप एक पाई ग्राफ ड्रा करते हैं। डिफरेंट डेटा को आप पाई ग्राफ पर ड्रॉ कर सकते हैं और इजीली उसको आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ स्टैटिस्टिकल डायग्राम्स। उनके क्या एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं। मेरिट्स में हमारे पास आ जाती है कि ये जो स्टैटिस्टिकल डायग्राम्स होती हैं वो कम्प्रिहेंसिव होती हैं। इजीली आपको जो प्रॉपर डेटा है वो समझ आ सकता है। आप उसका कंक्लूजन जो है वो इजीली निकाल सकते हैं। थर्ड पॉइंट है कि दे मेक कंपैरिजन इजी बिटवीन डिफरेंट डेटा सेट्स और ऑब्जेक्ट्स अंडर स्टडी। डिफरेंट डेटा जो हमारे पास अगर किसी भी हवाले से डेटा गिवन है किसी भी सब्जेक्ट से तो हम उनका कंपैरिजन पैराग्राफ से इजीली कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ द स्टैटिस्टिकल डायग्राम आर इजी टू डेवलप एंड अंडरस्टैंड हैंड सेव टाइम। इसी तरह से बहुत सारी जो स्टैटिस्टिकल डायग्राम्स होती हैं वो डेवलप करने में बनाने में आसानी होती है और उसको देखकर ही हमें पूरे डेटा के बारे में समझ आ जाती है आसानी के साथ और इस तरह से हमारा टाइम बच जाता है। डीमेरिट्स इसके क्या हैं कि ड्राइंग सच डायग्राम्स नीड अ गुड डील ऑफ स्किल्स। इस तरह से बहुत नीट और अच्छी डायग्राम्स बनाने के लिए आपके पास बहुत अच्छी स्किल्स होनी चाहिए। These diagrams are an interesting mean to represent data but they cannot be used as a substitute to data। ये बनाने में रिप्रेजेंट करने में बहुत इंटरेस्टिंग लगता है लेकिन हम उसको एज अ डेटा सब्सटीट्यूट नहीं कर सकते। मतलब अगर आपने कहीं पर डेटा बताना है तो फ़ौरन से ही आप स्टैटिस्टिकल डायग्राम के बारे को ही शो करके आप डेटा को एक्सप्लेन नहीं कर सकते। सबसे पहले आपने डेटा को बताना होगा फिर आपने उनको डिफरेंट स्टैटिस्टिकल डायग्राम्स के थ्रू उसको रिप्रेजेंट करना होगा तो इससे आपका काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। आप अपने इस चैप्टर को रिपीट करें 2 to 3 टाइम्स। आप अपने वीडियोस देखें, लेक्चर को रिवाइज करें, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप नोट डाउन करें और जो भी पॉइंट आपको समझ नहीं आ रहा आप अपने कंसर्निंग व्हाट्सएप ग्रुप से कांटेक्ट करके अपना प्रॉब्लम सॉल्व कर लें। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ की पॉइंट्स चैप्टर के एंड में इन्होंने दिए हुए। ये की पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। हर एक पॉइंट की प्रॉपर डेफिनेशन यहाँ पर गिवन है जो कि आपको उस टॉपिक को या उस पॉइंट को टर्मिनोलॉजी को आपको समझने में आसानी होगी। जैसे मैप है, कार्टोग्राफी, डॉट मैप, कॉर्पलेट मैप, लाइन ग्राफ, बार ग्राफ। तो ये जितने भी की पॉइंट्स हैं आप उनकी डेफिनेशंस या उनकी टर्मिनोलॉजीज़ यहाँ से ले सकती हैं आसानी से। स्टूडेंट्स चैप्टर को पढ़ने के बाद आपको ब्लैंक्स और जो टिक एंड क्रॉस या सेंटेंसेस हैं उनको समझने में आसानी होगी, इसलिए आप इनको खुद सॉल्व करने की कोशिश करें। बाकी इसके अलावा जितने भी एक्सरसाइज हैं वो आपके नोट्स में गिवन हैं। आप अपने स्कूल से आकर वो नोट्स वगैरह ले सकती हैं। उनमें आपके पास शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस हर एक डिटेल के साथ मौजूद है। बाकी जो आपके पास फिल इन द ब्लैंक्स और इनकरेक्ट आपके पास जो सेंटेंसेस आ रहे हैं वो आप खुद सॉल्व करने की कोशिश करें। इससे आपको पता चलेगा कि आपको चैप्टर की कितनी समझ आई है। शुक्रिया।